गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्योति गुड मॉर्निंग, सुनील गुड मॉर्निंग, कोमल गुड मॉर्निंग। जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव हो जाइए ताकि क्लास को हम लोग शुरू कर सकें। आकाश जय हिंद, मुनमुन गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गांधीवादी आंदोलन। और सबसे पहला पॉइंट आज हम नोट करेंगे कि गांधी का सामान्य परिचय, गांधी का सामान्य परिचय तथा दक्षिणी अफ्रीका से भारत तक की यात्रा, ये हम लोग का आज का पहला पॉइंट होगा। गांधी का सामान्य परिचय और उनका दक्षिणी अफ्रीका से भारत तक का यात्रा। इसके बाद हम लोग का अगला मुद्दा होगा कि हम लोग का अगला मुद्दा होगा कि गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करने की पृष्ठभूमि अगला हमारा मुद्दा होगा कि गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करने की पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि। और इसके बाद हम गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होने वाले जन आधारित आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमारा तीसरा मुद्दा होगा कि गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होने वाले जन आधारित आंदोलन। लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में आज हम चर्चा शुरू करते हैं। इसको करने के बाद हम लेंगे दूसरा विषय लेंगे और इसके बाद हमारे पास तीसरा विषय आएगा, क्योंकि हमें क्रमिक रूप से अध्ययन करना होगा ताकि हम कहानी को समझ डालिए। परिचय और दक्षिणी अफ्रीका से भारत तक गांधी जी की यात्रा, हेडिंग डालिए और लिखना शुरू करिए, क्योंकि कल 2 अक्टूबर
अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के गुजरात के काठिया पोरबंदर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। के पिता गांधी जी के पिता करमचंद गांधी, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी वहां के स्थानीय राजाओं के यहाँ एक सम्मानित पद पर आसीन थे। दूसरा पॉइंट, हम लोग का जो पॉइंट होगा छोटे छोटे होगा। दूसरा पॉइंट, गांधी जी इंग्लैंड से कानून का शिक्षा प्राप्त करके अठारह सौ 93 में 1893 में 24 साल के उम्र में गांधी जी गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए साउथ अफ्रीका में स्थित डरबन गए। साउथ अफ्रीका में स्थित डरबन गए। केवल 1 साल के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए लेकिन
दक्षिणी अफ्रीका में, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका में गोरे सरकार के द्वारा, गोरे सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के प्रति, गोरे सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के प्रति अपनाई जाने वाली रंगभेद की नीति से, रंगभेद की नीति से अत्यंत दुखी हुए और 1894 में गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस नामक, नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित किया गया। नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संस्था स्थापित किया गया, एक संगठन स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि गोरे सरकार, जिसका उद्देश्य था गोरे सरकार की नस्लवादी नीतियों का विरोध करना, गोरे सरकार की नस्लवादी नीतियों का विरोध करना। गांधी के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय लोगों को संगठित करने के लिए उनमें आधुनिक विचारों पर आधारित राजनीतिक चेतना, आधुनिक विचारों पर आधारित राजनीतिक चेतना का विकास करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। और यहीं पर गांधी जी अपना बहुचर्चित सत्याग्रह के सिद्धांत का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।
सफलतापूर्वक प्रयोग किया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते और इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, न केवल एक नए व्यक्तित्व का, प्रवेश होता है, बल्कि एक नवीन विचारधारा, क्रिया पद्धति, कार्यक्रम, नेतृत्व, संगठन एवं सामाजिक आधार का भी प्रवेश होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, गांधी was born in India, but made in South Africa. इसे लिख लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी was born in India, but he was made in South Africa. गांधी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन गांधी साउथ अफ्रीका में बने थे। टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन बन गया, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया। यद्यपि गांधी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन गांधी भारत में नहीं, साउथ अफ्रीका में बने थे, दक्षिणी अफ्रीका में बने थे। ये आपके लिए क्वेश्चन यूपीएससी का कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है अगला हेडिंग डालिए,
यह हेडिंग आपका है, यह आपका क्या है, हेडिंग है, बहुत सुंदर हेडिंग है। इसका हिंदी में करता हूं, बैकग्राउंड फॉर द emergence of Gandhi as an undisputed leader of Indian national movement from 1920 से 1947। इसको लिख लीजिए, राइट इट, हिंदी में लिखिए। गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वोच्च नेता बनने के पीछे की पृष्ठभूमि, बनने के पीछे की पृष्ठभूमि, बनने के पीछे की पृष्ठभूमि, एकदम सटीक हेडिंग है। यहां से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपको। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, जनवरी 1915 में गांधी जी का भारत आगमन और महाराष्ट्र का उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाना, गुरु बनाना और अपने गुरु के सुझाव पर पूरे भारत का यात्रा करना, देखना, सुनना और समझना, देखना, सुनना और समझना, डैश भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है, राष्ट्र का निर्माण और मुक्ति खलिहानों से ही होगा। राष्ट्र का निर्माण और मुक्ति सिंगल में, ये खलिहान सिंगल में, केवल ये शब्द खलिहानों से ही होगा।
खड़ी पाई। आप लोग खलिहान जानते हैं ना? सारे बच्चे बिहार वाले तो जानते होंगे, झारखंड वाले जानते होंगे, लेकिन जयपुर वाले, चंडीगढ़ वाले जरा बताइए, खलिहान आप लोग जानते हैं ना? खलिहान दिल्ली, चंडीगढ़ और इधर के बच्चे, प्रियंका, व्हाट इज खलिहान? प्रियंका, चंडीगढ़, खलिहान क्या होता है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना होता है ना, खलिहानों से होगा। फुल स्टॉप हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा 1917 और 18 के दौरान, 1917 और 18 के दौरान चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, 1917-18 के दौरान गांधी के द्वारा बिहार में चंपारण और गुजरात में अहमदाबाद और खेड़ा में जाकर वहां के लोगों की स्थानीय समस्याओं का न केवल निदान किया गया, बल्कि किसान एवं मजदूरों को सत्याग्रह का पाठ भी पढ़ाया गया। किसान तथा मजदूरों को सत्याग्रह का पाठ भी पढ़ाया गया। नेक्स्ट, उन्नीस सौ 1914 एवं 18 के बीच 1914 एवं 18 के बीच पूरा विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वार के विनाश लीला को देख रहा था। भारत में ब्रिटिश सरकार लोगों को आश्वासन दे रही थी कि भारतीय लोग इंग्लैंड को, जर्मनी के खिलाफ सहायता करें और विजयी होने पर और युद्ध में विजयी होने पर भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय, ये सिंगल में रहेगा,
पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय करने का पुरस्कार दिया जाएगा। गांधी जी इसे अवसर समझकर, इसे अवसर समझकर ब्रिटिश सरकार के नजरों में, ब्रिटिश सरकार के नजरों में सिंगल में भर्ती करने वाले सार्जेंट बन गए, सार्जेंट बन गए। भर्ती करने वाले सार्जेंट, भर्ती करने वाले सार्जेंट बन गए। और ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी की सहानुभूति का, गांधी की सहानुभूति का, सहानुभूति का पुरस्कार उन्हें कैसर ए सिंगल में, उन्हें कैसर ए हिंद के रूप में दिया। और ब्रिटिश सरकार गांधी को पुरस्कार के रूप में कैसर हिंद की उपाधि दिया। जो भी आपने लिखा होगा, जो हमने पहले बोला था, उपाधि दिया या पुरस्कार दिया, फुल स्टॉप। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद पेरिस की संधि ने, पेरिस की संधि ने गांधी जी की ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति संवेदनशीलता को कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया। क्योंकि आप निर्णय करने के अधिकार के स्थान पर, अधिकार के स्थान पर, स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग का पुरस्कार दिया, का पुरस्कार दिया। इस घटना से पूरा भारत, पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोशित हुआ। पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोशित था, आक्रोशित था। नेक्स्ट, नेक्स्ट।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जर्मनी के पक्ष में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। तुर्की का सुल्तान पूरे इस्लामिक जगत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। निस्संदेह भारतीय मुसलमानों में भी तुर्की के लिए सहानुभूति थी, क्योंकि वे धार्मिक रूप से अपने आप को तुर्की से जोड़ते थे। वे धार्मिक रूप से अपने आप को तुर्की के साथ जोड़ते थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया कि वह उनके धार्मिक विश्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। लेकिन सेब्रे की संधि ने भारतीय मुसलमानों के आस्था पर गहरा चोट किया। भारतीय मुसलमानों के आस्था पर गहरा चोट किया। स्वाभाविक है कि यदि जलियांवाला बाग ने हिंदुओं की आक्रोश को बढ़ाया, तो सेब्रे की संधि ने मुसलमानों को भी ब्रिटिश साम्राज्य का घोर विरोधी बना दिया।
नेक्स्ट, पंजाब में भी सिखों के द्वारा, पंजाब में भी सिखों के द्वारा शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में, पंजाब में भी सिखों के द्वारा शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में गुरुद्वारों से सरकार समर्थित महंतों के खिलाफ, सरकार समर्थित महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन चल रहा था। अकाली आंदोलन चल रहा था, जिसको गांधी ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया, नेक्स्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु अधिनियम पारित किया गया। लेकिन यह अधिनियम उदारवादियों को भी संतुष्ट नहीं कर सका। यानी उदारवादी भी गांधी के पक्ष में आने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय हो रहे थे। यानी उदारवादी भी गांधी के पक्ष में आने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय होने लगे थे। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय समाज के सामने कई तरह के आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं उनके लिए चुनौती बनते जा रही थी। जैसे बेरोजगारी की समस्या,
महंगाई, महंगाई, करों में वृद्धि, करों में वृद्धि, करों में वृद्धि इत्यादि इत्यादि। स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान, मजदूर, आम आदमी में सरकार विरोधी चेतना का विकास, सरकार विरोधी चेतना का विकास तेजी से बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, भारतीय पूंजीपति वर्ग, भारतीय पूंजीपति वर्ग भी सरकार से नाराज था, भी सरकार से नाराज था, क्योंकि भारतीय उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं, कोई संरक्षण नहीं, नंबर वन। नंबर टू, सरकार की प्रशुल्क नीति, प्रशुल्क नीति नस्लवादी, नस्लवादी, आयात कर, आयात कर बहुत कम अर्थात सांकेतिक, आयात कर बहुत कम अर्थात सांकेतिक, आयात कर बहुत कम अथवा सांकेतिक। जब ये ज्यादा होगा तब इनको सहायता मिलेगा, भाई ये ज्यादा होगा तो इनको सहायता मिलेगा। कारण कि इंग्लैंड से जो हमारे यहां माल आएंगे वह काफी महंगे हो जाएंगे, तो कोई उनको खरीदेगा नहीं, कोई मंगाएगा नहीं। लेकिन जब ये कम होगा तो इंग्लैंड से सामान बाढ़ की तरह भारत में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पैरा बदल कर। इसी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बागडोर गांधी के हाथों में आता है। इसी पृष्ठभूमि में, इसी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बागडोर गांधी के हाथों में आ जाता है। कुछ इतिहासकारों ने, जैसे जूडिथ ब्राउन, जैसे जूडिथ ब्राउन, कुछ इतिहासकारों ने जैसे जूडिथ ब्राउन, जूडिथ ब्राउन, ये जो है अमेरिका का हिस्टोरियन है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है। अभी मैंने इनका किताब एक मंगाया है, वो मंगलवार को मेरे पास वो किताब आ जाएगी। करीब 15 दिन पहले हमने बुक किया था। उस किताब का नाम है गांधी ए प्रिजनर, प्रिजनर ऑफ होप। उस किताब का नाम है गांधी
ए प्रिजनर ऑफ होप, मतलब कि आशा की कैदी। आशा की कैदी मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो आशा उसी के अंदर है, वही कुछ कर सकता है। ये किताब मंगलवार को मेरे पास आएगी, ठीक है। तो लिखिए, जूडिथ ब्राउन के अनुसार गांधी का उत्कर्ष एक राजनीतिक दावपेच या चालबाजी के रूप में गांधी का उत्कर्ष एक राजनीतिक दावपेच या चालबाजी के रूप में प्रतीत होता है। आप लोग समझते हो ना चालबाजी क्या होता है? आप लोग समझते हो ना दावपेच चालबाजी जो इस समय वेस्ट बंगाल में हो रहा है। हर आदमी चाहता है कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, चालबाजी कुछ करना, इधर उधर करना। हाँ जी, ठीक है। लेकिन यह विचारधारा तार्किक प्रतीत नहीं होता है। कुछ अर्थों में यदि मान भी लिया जाए, कि गांधी ने भारतीय राजनीति में कभी सीमित अर्थों में दांवपेच का प्रयोग किया था, तो उसके पीछे गांधी जी के उद्देश्य का परीक्षण करना अनिवार्य होगा। और तभी उनका सार्थक मूल्यांकन हो सकता है। ऐसे गांधी ने साध्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य को सिंगल में डाल देना, ये साध्य हो गया, ऐसे कर देंगे। साध्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी अनैतिक साधन, फिर साधन को डाल देना सिंगल में, साधन को स्वीकार नहीं किया, ये एंड है और ये मीन्स है, स्वीकार नहीं किया। पैरा बदलकर अंतिम सेंटेंस है, वास्तव में जिस दौर में गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में
एक शीर्ष नेता के रूप में, एक शीर्ष नेता के रूप में, शीर्ष मतलब हाई, ऐसे शीर्ष नेता के रूप में उद्भव होता है उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। डैश नंबर 1, पहला कांग्रेस का आधार, कांग्रेस का सामाजिक आधार केवल शहरों तक सीमित था, केवल शहरों तक सीमित था। नंबर 2, कांग्रेस के पास कोई अनडिस्प्यूटेड, लिखना इसका हिंदी लिख लेना, कांग्रेस के पास कोई अनडिस्प्यूटेड नेतृत्व नहीं था, कांग्रेस के पास कोई अनडिस्प्यूटेड नेतृत्व नहीं था, कॉमा, बेहतर कार्यक्रम, क्रिया पद्धति, विचारधारा का अभाव था, नंबर 3, किसान मजदूर आक्रोशित थे, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, नंबर 4, भारतीय पूंजीपति वर्ग भी अब धीरे ही सही अपनी आर्थिक हितों के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन करना चाहते थे, राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन करना चाहते थे। यहां भी कांग्रेस की कोई नीति नहीं थी, यहां भी कांग्रेस के पास इनको जोड़ने के लिए, यहां भी कांग्रेस के पास इनको जोड़ने के लिए कोई बेहतर नीति नहीं थी। पैरा बदलकर दूसरी ओर नंबर 1, दूसरी ओर गांधी के पास नंबर 1, दूसरी ओर गांधी के पास नंबर 1 राष्ट्रीय आंदोलन के हर प्रश्नों का उत्तर था, दूसरी ओर गांधी के पास राष्ट्रीय आंदोलन के हर प्रश्नों का जवाब था। On the other hand, Gandhi had response to all the question facing by Indian national government. Number 2, साउथ अफ्रीका में विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच
विभिन्न भाषाओं के बीच, विभिन्न क्षेत्रों के बीच धनी गरीब के बीच धनी गरीब के बीच काम करके गांधी पहले ही, ये देखो, ग्लोबल फिगर बन चुके थे, ग्लोबल फिगर बन चुके थे, सिंगल में ग्लोबल फिगर बन चुके थे, ग्लोबल फिगर बन चुके थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी को सम्मान करते हुए कैसर हिंद की उपाधि दे दी। गांधी को सम्मान करते हुए कैसर हिंद की उपाधि दे दी। परिणाम स्वरूप, नीचे पैरा बदलकर, परिणाम स्वरूप 1920 में असहयोग आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का एक शीर्ष नेता के रूप में प्रवेश होता है और 1947 तक पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी के चारों तरफ घूमता रहा। पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी के चारों तरफ घूमता रहा। डैश, कभी महात्मा के रूप में, कॉमा, कभी राजनेता, कभी वकील, कभी लाठी वाला बुढ़ा व्यक्ति, ब्रैकेट में वन मैन बाउंड्री फोर्स। आपने जहां लिखा है लाठी वाला बूढ़ा व्यक्ति, उसके बगल में आप ब्रैकेट में लिखिए वन मैन, सिंगल में वन मैन बाउंड्री फोर्स। सिंगल को बंद कर दीजिए और फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और डैश देकर लॉर्ड माउंटबेटन सेड, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जिस काम को हजारों सैनिक हथियार लेकर नहीं कर सकते, उस काम को अकेले इस बुढ़ा व्यक्ति ने लाठी लेकर कर दिखलाया, कौमा दे करके। लंगोटधारी आप लोग जानते हो, लंगोटधारी का मतलब
अरे भाई आप लोग साधु को देखे होंगे ना, साधु संतों को, साधु संतों को आप लोग देखे होंगे, या जो नागा साधु होते हैं जो कुंभ मेला में आते हैं, नागा साधु, जो नागा साधु होते हैं मुनमुन, जो कुंभ मेला में दिखते हैं, कुंभ मेला इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, लंगोटधारी कौमा दे करके, नंगा फकीर, नंगा फकीर, नंगा फकीर, फकीर, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, एवं बापू, एवं बापू, फुल स्टॉप। बापू के बाद आपको करना क्या है, डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि कई नाम और हो सकते हैं। डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों कि हाउ डिड गांधी बिकम अनडिस्प्यूटेड फिगर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे लिख लिए होंगे, सभी लोग लिख लिए होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। छूटा तो नहीं है किसी का? राइट। अब मैं लेता हूं, तीसरा हमारा बिंदु है, और मुझे लगता है कि आज वहीं तक हो पाएगा। तो तीसरा हमारा बिंदु होगा बच्चों, प्रथम गांधीवादी आंदोलन। असहयोग आंदोलन। कब, किसके द्वारा, कब और किसके द्वारा। अगला पॉइंट, उद्देश्य, उद्देश्य। इसके बाद अगला पॉइंट, कारण। ठीक है, कब किसके द्वारा और कैसे। कारण, असहयोग का दर्शन, असहयोग का दर्शन, मतलब क्यों, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। इसके बाद कार्यक्रम, नेतृत्व। इसके बाद
स्वरूप, इसके बाद समीक्षा, और लास्ट में कुछ प्रश्न। यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इस फ्रेम को सबसे पहले आप लोग बना लीजिए, ताकि हम पढ़ें तो पढ़ने में हमें सुविधा मिले, ठीक है। इससे सुविधा मिलना चाहिए। कर लिया है? हो गया है? बी फास्ट, जल्दी से जल्दी। बाजुरा आपने कर लिया, ठीक है। प्रियंका ने भी कर लिया, ज्योति ने भी कर लिया, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि सभी बच्चे कर लिए होंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को लेते हैं, जो बेसिक प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब, किसके द्वारा और कैसे। यहां 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं, 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन कहानी बनाने के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, जब तक हम जितने आधारभूत तथ्य हैं उनको नहीं जानेंगे तो हम कहानी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि पहले छोटे छोटे चीजों को समझिए और उसके बाद आप बड़े चीजों को स्वयं समझ लेंगे। हाँ, एक बात और, व्हाट्सएप पर हमने कल देखा, आज मैंने देखा, अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर हमने देखा किसी बच्चा ने लिखा है कि उग्रवादी और उदारवादी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और बीएल ग्रोवर में भी नहीं दिया गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो सकता है भाई? जिस चीज को हम रोज देखते हैं वो कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं दिया गया? तो हमने कमेंट किया है कि एक बार फिर आप देखिए, जो क्लास 11 का और 12 का, उजाला सुनो पहली बात, जो क्लास 11 का और 12 का जो एनसीईआरटी है, पुरानी वाली बिपिन चंद्रा वाली, उसमें दिया है, उसको देखिए आप। और बीएल ग्रोवर में भी दिया हुआ है, और बीएल ग्रोवर में भी दिया हुआ है। अब मुझे किताब खोजना पड़ेगा, नहीं तो मैं लिख के दिखा देता, उसमें पेज नंबर हम बता देते आपको। चलिए आप देख लीजिएगा, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मानिए तो स्पेक्ट्रम से अधिक अच्छा है एनसीईआरटी, मोर बेटर, मोर इजी एंड मोर रीचेबल। स्पेक्ट्रम का जो भाषा है वो बहुत कठिन है। मेरी बात को समझो बच्चों, देखो अपना दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं जो भी आपको बताता हूं कुछ सोच के बताता हूं। स्पेक्ट्रम को मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उसका भाषा बहुत कठोर है, बहुत क्लिष्ट, जिसे कहते हैं क्लिष्ट, डिफिकल्ट है। और एनसीईआरटी की जो भाषा है वो हलवा है। हलवा खाए हो ना? हलवा है। खिचड़ी खाए हो? वो हलवा है। यानी एक क्लास 5 और 6 का बच्चा भी एनसीईआरटी को पढ़कर समझ लेगा, जबकि स्पेक्ट्रम जो है
उसको समझना बहुत कठिन काम होता है, समझो आप, ठीक है। इसलिए आप मेरी मानिए तो एनसीईआरटी ही पढ़े, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहां 3 प्रश्न हैं, हम तीनों को लेते हैं। उन्नीस सौ 20 से 22, 1920 से 22 गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ डैश असहयोग आंदोलन। नोट कर लीजिए, 1920 से 22 के बीच गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ डैश डैश देने के बाद सिंगल इंवर्टेड कॉमा में असहयोग आंदोलन और फुल स्टॉप, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन कैसे, यानी यह प्रस्ताव कैसे आया। यानी सबसे पहले गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने कहां पर और कब इस प्रस्ताव को रखा कि हम चाहते हैं कि पूरा कांग्रेस पार्टी संगठित होकर के हमारे द्वारा प्रस्तुत असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करे और मेरे द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर एक बार ही सही, एक बार हमें मौका दीजिए, एक बार ही सही एक आंदोलन चलाए। तो लिखिए, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि लिखिए, सितंबर 1920 एक होगा ये, और दूसरा दिसंबर 1920 ये है कलकत्ता और ये है नागपुर। पहले इसे लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सितंबर 1920 कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में गांधी के द्वारा पहली बार असहयोग आंदोलन से संबंधित
असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया, प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर स्वराज्य प्राप्त करने का आह्वान किया गया। 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त करने का आह्वान किया गया, संकल्प लिया गया, आह्वान किया गया या संकल्प लिया गया। लेकिन गांधी जी के इस प्रस्ताव को कुछ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कुछ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। जैसे सीआर दास, जैसे सीआर दास, चितरंजन दास, कौमा लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इत्यादि इत्यादि। फिर भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, फिर भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। दूसरा पॉइंट दूसरा, दिसंबर 1920 नागपुर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में अंतिम रूप से गांधी द्वारा प्रतिपादित असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यानी बच्चों, हम सभी लोगों ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर खोज लिया। इन तीनों का उत्तर यही है, इसमें रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा रटना है। ये दोनों अधिवेशन बहुत सामान्य है, एक सितंबर 1920 में कलकत्ता में और दूसरा दिसंबर 1920 में नागपुर में। इतना तो यार कोई रट ही सकता है, इतना तो काम तो करना पड़ेगा, बाकी तो सामान्य है, कहानी है। देखिए, आप लोग अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। उजाला, और तुम्हारा आंसर को आज हमने फिर देखा, ठीक है, और उजाला तुम्हारा 2 आंसर हमने देखा है। जो तुम्हारा दूसरा आंसर था आज का, जो था उदारवादियों पर था, वो तो बिल्कुल ठीक था। जो पहला जो आंसर था, जिसमें हमने कहा था कि कांग्रेस सेफ्टी वल्व है, वो भी आंसर तुम्हारा ठीक है। लेकिन जो सेफ्टी वल्व का सिद्धांत है, थोड़ा उसके बारे में और लिखो। उसके बारे में जो आपने मैटर दिया है उजाला, वो थोड़ा कम है, थोड़ा उसको और बढ़ाओ।
बढ़ाने का मतलब यह है, जैसे कि आपको लिखना चाहिए था, यह सिद्धांत एक प्रसिद्ध भारतीय नेता लाला लाजपत राय ने अपनी किताब यंग इंडिया में इसका उल्लेख किया है। उनका कहना है कि डफरिन का दिमाग का उपज है। डफरिन जो है डरा हुआ था, वह चाहता था कि ह्यूम के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन्न होने से बचा सके। और इसके साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले का एक कथन भी है, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जो है इस कांग्रेस को इसलिए स्थापित करने में सहायता देना चाहती थी क्योंकि इसके द्वारा वह होने वाले विद्रोह को टाल सके। थोड़ा सा ऐसे लिखा करो, ठीक है ना, यानी थोड़ा मैटर को बढ़ाओ। तुमने बहुत छोटा लिखा है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट है स्वराज, ये उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए। यानी असहयोग आंदोलन का उद्देश्य लिखिए सिंगल में। एक वर्ष में या साल में स्वराज्य प्राप्त करना, स्वराज्य प्राप्त करना, स्वराज्य प्राप्त करना। लेकिन यह सिंगल में रहेगा, इतना सिंगल में रहेगा। लेकिन गांधी जी ने स्वराज्य के स्वरूप को, स्वराज्य के स्वरूप को परिभाषित नहीं किया। स्वराज्य के स्वरूप को परिभाषित नहीं किया। जानबूझकर क्योंकि उनका उद्देश्य अभी राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्त हेतु, राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना था, योग्य बनाना था, संगठित करना था। जल्दीबाजी नहीं थी, जल्दीबाजी नहीं थी। देखिए, मैं कोट करता हूं यहां से, देखिए गांधी जी ने क्या लिखा है। गांधी ने लिखा है, we want a new India, not only an independent India, independent India। देखिए, ये किताब मैंने कहा था ना, ये लुई फिशर की है।
ये किताब जो है लुई फिशर की किताब है, जो अमेरिकन पत्रकार था, अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर, जो कल मैंने दिखाया था। पढ़िए ध्यान से, गांधी ने क्या कहा। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, एक न्यू इंडिया, एक नया भारत चाहते हैं। नॉट ओनली, केवल एन इंडिपेंडेंट इंडिया, हम केवल स्वतंत्र भारत नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक नया भारत। समझिए क्या मैसेज है प्रियंका, इस बात को समझो, ये कथन क्या मैसेज देना चाहता है, इस मैसेज में क्या संकेत है, इसको समझो। यानी वह व्यक्ति केवल भारत को स्वतंत्र करने से खुश नहीं है, वह चाहता है राम राज्य, चाहता है राम राज्य, जहां सभी लोग खुश रहे, ऐसा भारत चाहिए। भारत तो है स्वतंत्र, देखिए अब क्या गलत है क्या सही है मैं तो नहीं जानता, लेकिन स्वतंत्र तो है। देखिए अभी दिल्ली में विगत 2-3 महीनों से इस ठंडी में, इस सर्दी में हजारों किसान वहां पर बैठे हुए, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, वे भी स्वतंत्र हैं, बट दे आर नॉट लिविंग इन अ न्यू इंडिया, लेकिन वे एक नवीन भारत में नहीं रहते। यदि रहते तो 3 महीने से दिल्ली में आकर के इस सर्दी में यहां पर धरना प्रदर्शन नहीं करते। अब सच्चाई क्या है, अंदर अंदर क्या हो रहा है, अब ये तो भगवान जाने, कौन लोग बैठे हैं, किसान है, कौन है, क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बताइएगा, अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट क्या था, फ्रेम में अगला पॉइंट क्या था। कारण, लिखिए सबसे पहला कारण, पहला कारण, पहला, गांधी जी भारतीय मुसलमानों के साथ, भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले अन्याय, होने वाले अन्याय के मुद्दों पर, होने वाले अन्याय के मुद्दे पर, होने वाले अन्याय के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे, ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे। और यही कारण है कि गांधी के सिफारिश पर, गांधी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रवादी, भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने सितंबर 1919 में, सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी का गठन किया, खिलाफत कमेटी का गठन किया, खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसमें अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली,
मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी जैसे मुस्लिम नेता सम्मिलित थे। हसरत मोहानी जैसे मुस्लिम नेता सम्मिलित थे। हसरत मोहानी जैसे मुस्लिम नेता सम्मिलित थे। और खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। और खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। नंबर 2, दूसरा कारण, जहां आपको दिक्कत होगा समझने में हमसे पूछ लीजिएगा। दूसरा कारण, पूरा राष्ट्र जलियांवाला बाग के कांड से आक्रोशित था। इस आक्रोश को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित हंटर कमेटी के सिफारिशों ने और तीव्र कर दिया और बढ़ा दिया। यह भी असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण था। नंबर 3, 1919 के अधिनियम से निराशा। 1919 के अधिनियम से राष्ट्रवादी नेताओं में निराशा। नंबर 4, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने प्रथम विश्व युद्ध ने सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयों को असहनीय बना दिया। बेरोजगारी, महंगाई, करों का भार, मुद्रास्फीति इत्यादि। पैरा बदलकर इसी पृष्ठभूमि में गांधी के नेतृत्व में
गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट कार्यक्रम। अगला लिखिए, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। दर्शन इसके बाद बताते हैं, इसके बाद दर्शन बताते हैं। अच्छा चलिए दर्शन लिख लीजिए, पहले दर्शन लिख लेते हैं, पहले दर्शन लिखते हैं। पहले लिखिए, गांधी में साम्राज्यवाद की बहुत ही सूक्ष्म समझ थी। गांधी में साम्राज्यवाद की बहुत ही सूक्ष्म समझ थी। उनका मानना था कि साम्राज्य और सहयोग में परस्पर संबंध होता है। साम्राज्य और सहयोग दोनों में सिंगल सिंगल, यहां सिंगल और यहां सिंगल। साम्राज्य और सहयोग में परस्पर संबंध होता है। साम्राज्य का उद्देश्य होता है, साम्राज्यवाद का उद्देश्य होता है, साम्राज्यवाद का उद्देश्य होता है देश शोषण करना, शोषण करना। फुल स्टॉप। शोषण इसलिए होता है, शोषण तब होता है, ऐसे शोषण तब होता है जब हम लोग साम्राज्यवादी सरकार को, जब हम लोग साम्राज्यवादी सरकार को हर एक स्तर पर सहायता करते हैं, हर एक स्तर पर सहायता करते हैं। डैश सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, कॉमा दे करके, सरकारी नौकरी में जाते हैं, कॉमा दे करके, सरकारी अदालतों में जाते हैं, सरकारी अदालतों में जाते हैं, गवर्नमेंट कोर्ट, सरकारी अदालतों में जाते हैं, सरकार को कर देते हैं, सरकार के कानून को मानते हैं। सब कॉमा में जाएगा, सब कॉमा में, कॉमा कॉमा। सरकार के कानून को मानते हैं और विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं,
विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप पूरा साम्राज्यवादी तंत्र, पूरा साम्राज्यवादी तंत्र चलता रहता है। परिणाम स्वरूप पूरा साम्राज्यवादी तंत्र चलता रहता है। यदि हम इस सहायता को रोक दें, तो शोषण का तंत्र, यदि हम इस सहायता को रोक दें तो शोषण भी रुक जाएगा। और जब शोषण रुक जाएगा तो शोषण करने वाली सरकार का उद्देश्य भी रुक जाएगा। और जब उसका मुख्य उद्देश्य ही रुक जाएगा, और जब उसका मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, तो उसका उस विशेष क्षेत्र में अभिरुचि, इंटरेस्ट घटने लगेगा। अंततः वह सरकार किसी दूसरे क्षेत्र में शिकार की तलाश करेगी। फुल स्टॉप। पैरा बदलकर गांधी जी कहते हैं, ये पूरा काम बिना रक्तपात के ही संभव है। सत्याग्रह के माध्यम से डैश मानव की मानवता भी बनी रहेगी। और अन्याय का विरोध भी हो जाएगा, और अन्याय का निषेध भी हो जाएगा। स्टॉप। यह है उनका दर्शन। इसको पढ़ेंगे, पूरी कहानी आपके दिमाग में उतर जाएगी, इसमें कहीं भी जटिलता नहीं है। अब आज का लास्ट मेरा पॉइंट है, नोट कीजिए फास्ट। कार्यक्रम
डायग्राम बनाकर कार्यक्रम, रचनात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक और रचनात्मक, पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव। लिखिए, उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्र का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है? साम्राज्य का उन्मूलन करना, साम्राज्य का उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, साम्राज्य का उन्मूलन करना। अब यहां लिखिए, कार्यक्रम में पहला नंबर वन चरखे का प्रयोग करना, चरखे का प्रयोग करना, चरखे का प्रयोग करना। सामने डैश, देशी उद्योग का उत्थान, देशी उद्योगों का उत्थान, देशी उद्योगों का उत्थान। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। तीसरा, महिला, आदिवासी, हरिजन सभी का उत्थान करना, सभी का उत्थान करना, सभी का उत्थान करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय, ग्राम पंचायत आदि को प्रोत्साहन देना, आदि को प्रोत्साहन देना, आदि को प्रोत्साहन देना। अब यहां लिखिए, निगेटिव में क्या क्या कार्यक्रम है, निगेटिव में क्या क्या प्रोग्राम से क्या क्या करना है। देखिए, पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उनका होली जलाना, और उनका होली जलाना मतलब उसे आग में जलाना, और उनका होली जलाना। नशाखोरी का विरोध करना, नशाखोरी का विरोध करना, जैसे भांग, शराब, गांजा आदि पर रोक लगाना। नेक्स्ट, सरकारी नौकरियों का विरोध करना, सरकारी नौकरी, उपाधि, दरबार इत्यादि का विरोध करना, इत्यादि का विरोध करना। नेक्स्ट, विधानसभाओं का विरोध करना, विधानसभाओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट, सरकारी स्कूल, न्यायालय,
इत्यादि का बहिष्कार करना। लास्ट पॉइंट है, उसको नोट करके लिखिए, नोट, उसको पॉइंट नहीं करना है, नोट करना है। मान लीजिए ये हुआ होगा 1 2 3 4 5 जो भी हुआ होगा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको नंबरिंग नहीं करना है, नोट लिखना है, नोट ऐसे, अब फिर लिखना है, अब फिर लिखना है। गांधी ने कहा था कि साम्राज्य विरोधी जन आधारित आंदोलन में, साम्राज्य विरोधी जन आधारित आंदोलन में सरकार को कर न देना, सरकार को कर न देना, कॉमा दे करके सरकारी नौकरी को छोड़ना और सरकार के कानूनों को जानबूझकर उल्लंघन करना, सरकार के कानूनों को जानबूझकर उल्लंघन करना भी सम्मिलित होगा, लेकिन अभी उसका उचित समय नहीं है, अभी उसका उचित समय नहीं है, अभी उसका उचित समय नहीं है। फुल स्टॉप। तो बच्चों, आज का हमारा सेवा समाप्त होता है और हम लोग पुनः मंडे को मिलेंगे, ठीक है? और तब तक जो भी हमने आपको दिया है उसको रिवाइज कीजिए, और जहां भी आपको समस्या होगी आप मुझसे शेयर कीजिए, उसका मैं उत्तर दूंगा, ठीक है? बस ध्यान रहे बच्चों कि आप लोग को लगातार अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, सपना देखना है, रोज देखना है, और सपना को जमीन पर उतारने का प्रयास करना है। ध्यान रखना, यदि आप प्रयास करेंगे तो पूरी प्रकृति आपके मूल्य को रखती नहीं है, उधार नहीं रखती है, वो दे देती है। ओके, थैंक यू।